ये पहले लिखा हुआ है 5 to 7 मार्क्स, अब नहीं 10 मार्क्स तक के इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से। आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। यूनिट 1 में से देखो 5 यूनिट्स हैं बेटा। 5 में से जो आपकी ये वाली यूनिट है इसमें थ्योरीज हैं। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन तो थ्योरी के बन जाते हैं। एक आधा सिंपल क्वेश्चन उन्होंने डालना हो तो ऐसे बोल सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट अ बेनिफिट और लिमिटेशन। ठीक है, उतना बेसिक। ओके। सो पहले तो बच्चे ट्रेड क्या होते हैं? ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, इफ वी यूज वर्ड ट्रेड, ट्रेड बेसिकली डिनोट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री डोमेस्टिकली। But when we add the word international, that means there is a flow of goods and services between two countries, two or more countries. Yes, ये सिंपल भाषा में बोल सकते हैं between countries। ठीक है, तो उसके लिए इंटरनेशनल क्यों क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे फॉरेन करेंसीज एंड कंट्रीज इन्वॉल्व है। ठीक है, समथिंग विच इज नॉट डोमेस्टिक इज इंटरनेशनल, राइट? सो बच्चों यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड जो है, बच्चे ये देख लो, इसमें इंट्रोडक्शन में पहले तो एक बारी इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें एक वर्ड समझाना मैंने, इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन द कंट्रीज। रिसोर्सेज देखो, गुड्स एंड सर्विसेज तो आप समझते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड का। ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज में दे आर स्पेसिफिकली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट लेबर। ठीक है, कि लेबर एक ऐसी चीज है जो कि मोबाइल है। नहीं तो जो हम सर्विसेज देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं? लेबर के फॉर्म में देते हैं, आउटसोर्सिंग जो कर रहे हैं, हाँ या नहीं? तो रिसोर्स का मतलब यहाँ पे जितने भी हम आगे थियोरीज डिस्कस करेंगे वहां पे रिसोर्स का मतलब होता है लेबर। ठीक है जी। तो ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड ऑफ डिफरेंट पीपल। देन इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इट reduces the production cost and improves the standard of living of people. How? That we will learn. Obviously, देखो देखो, मेरी बात सुनो। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग इन बल्क, ठीक है, आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो, व्हाट विल हैपन? यू विल गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यस और नो? एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर विल अगेन ऐड टू इकोनॉमीज। हाँ या नहीं? नंबर वन। नंबर टू, हर एक को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी। ठीक है, तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इकोनॉमी के लोगों का बढ़ता है। दूसरी चीज, थ्रू इम्पोर्ट्स, अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो ऐसी चीजें जो कि हमारी कंट्री में नहीं है, चाहे वो टेक्निकल नो हाउस है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स है, हमारी कंट्री में नहीं है। हम बाहर से अगर इम्पोर्ट कराते हैं तो बच्चे हम अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, हाँ या नहीं? तो उससे भी बच्चे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इकोनॉमी में बढ़ता है। 2 पॉइंट से मेरा। नंबर थ्री, फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व ऑब्वियसली मोर देन वन कंट्री की करेंसी। यस और नो? फॉरेन फॉरेक्स होता ही क्या है कि कोई भी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा, बता, अगर मैं इंडिया में हूँ, डोमेस्टिक कंट्री मेरी क्या है? इंडिया है। उसकी डोमेस्टिक करेंसी क्या होने वाली है? INR, इंडियन रुपीज। उसके अलावा जितनी भी करेंसीज इस दुनिया में, वो मेरे लिए क्या है? फॉरेन करेंसीज है। ठीक है, देन तो फॉरेन एक्सचेंज तो करेंगे ना, हाँ या नहीं? अगर बाहर वाले मुझसे सामान खरीद रहे बेटा, तो वो अपनी करेंसी मेरे पास देंगे, अपनी करेंसी सेल करेंगे और मेरी बाय करेंगे। बड़े लेवल पे इस तरीके से बोला जाता है। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो, वो हमारे को अपनी करेंसीज देंगे। ठीक है ना? हाँ या नहीं बच्चे? अगर मैंने बाहर से सामान खरीदना है तो मैं अपनी करेंसी उनको देके उनकी करेंसी खरीदने वाला हूँ। ठीक है जी। ओके गाइस, तो एक्सचेंज हो रहा है। देख रहे हो ना, कम से कम 2 करेंसीज इन्वॉल्व हो रही है। 2 से ज्यादा भी हो सकती है, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे व्हीकल करेंसी के नाम से बाद में, लेटर ऑन, राइट? देन ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई? बिकॉज 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर कंट्रीज इन्वॉल्व है बच्चे, इंडिया की जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग रूल्स, सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, कंप्लायंसेस डिफरेंट हो सकती है, दूसरी कंट्री की डिफरेंट होंगी, तो हेट्रोजीनियस लॉज एंड रेगुलेशंस है, हेट्रोजीनियस कल्चर्स हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ठीक है, बेनिफिट्स मैंने आपको कहा, मैं थोड़ी देर में लूंगी, वेरी इजी। एंड यहाँ पे आएंगे हम, दिस इज पेज नंबर 9.4, राइट? इंपॉर्टेंट इन्होंने हेडिंग में दे रखा है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो दिस माइट सीम वेरी लाइक अ बिग एंड बोरिंग, बट मैं आपको बता दूंगी कि इसमें पढ़ना है। ठीक है, सो मेरे साथ साथ ना बोलूंगी कि इसको लिख लो या मार्क कर लो, ऑब्वियसली को आप कर ही रहे हो, बट इसको एक कह लो हम, क्या बोलते हैं उसको, कीवर्ड्स जो है उसके हिसाब से लर्न करेंगे। तो पहली चीज जो है हमारी क्या रहेगी?
द मर्केंटाइलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो मर्केंटाइल का मतलब भी क्या होता है? ट्रेड, है ना, बाइंग। तो यहाँ पे जो है ये क्लासिकल सोच है इनकी, क्या है, पुरानी। इन्होंने कहा कि देखो जी, हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, नेट सरप्लस आना चाहिए हमारे पास। क्या आना चाहिए? नेट सरप्लस। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर, इम्पोर्ट कम से कम करो या ना करो। मुझे एक बात बताओ, अगर आज इंडिया ऐसी थ्योरी अडॉप्ट कर ले, सिर्फ एक्सपोर्ट करे जाए, तो कोई पागल है कि हमसे कुछ खरीदेगा? वो क्या करेंगे? ये साइमल्टेनियस। अगर हम आपसे खरीद रहे हो तो आप भी हमसे खरीदो, ठीक है। लेकिन तो इस ये थ्योरी जो है, ये फेल है। पर ये सबसे पहली थ्योरी है जो बनाई गई, ठीक है। सो बच्चे देख रहे हैं कितने टाइम पहले हुई थी? ये हुई थी यहाँ पे 16 to 18 सेंचुरी में। यहाँ पे क्या कहा गया, अंडरलाइन कर लेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। ये चाहते थे, ये कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। तो अगर आपने ऊपर लिखना भी है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट्स, जिसको आप एक्स भी लिखते हो, शुड बी ग्रेटर देन योर इंपोर्ट्स एम। दिस वॉज द मेन फोकस ऑफ दिस थ्योरी। ये कहता था कि हमारे पास हमेशा सरप्लस ऑफ फॉरेक्स होना चाहिए। क्लियर? हम्म। बस ये अगर आ गया तो आपका बस आंसर है। इस थियरी ने और कुछ खास कहा नहीं है, आगे रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर बचे नोशंस, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज आर अनइवनली इंडाउड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डेवलप्ड। इसने कहा कि ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज, कैपिटल वगैरह हर कंट्री में वेरी करती है। अब इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे हमारे पास लेबर ज्यादा है, दूसरी कंट्रीज में कैपिटल ज्यादा है, तो ये वाली बातें कर रहे हैं। ये ज्यादा फोकस यहाँ पे इसको नहीं देना, ये फैक्टर इंडाउमेंट में जाएगा आगे वाली थियरीज में, ठीक है, जिसने इसको ज्यादा प्रेशराइज किया। दिस अलाउ फ्लो ऑफ गुड्स वगैरह कह रहे के कारण क्या है कि जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। सो मर्केंटिलिज्म एज अर्लिएस्ट, मैंने कहा ना सबसे पुरानी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम दैट proposes massive important massive and aggressive export over import to accumulate wealth, ताकि हमारे पास क्या हो, नेट सरप्लस हो, ठीक है जी। ओके बच्चा, हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसे का इनफ्लो ज्यादा हो, ओके। टू हैव अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस और नो? तो अगर सिर्फ नेट सरप्लस है, नेट सरप्लस को मैं फेवरेबल या पॉजिटिव ऑप्शन इन बीओपी बोल सकती हूँ, ठीक है। एंड स्टिल रेलिवेंट इन टूडेज इकोनॉमी, कह रहे फिर भी है, बट मैंने आपको बताया इट्स नॉट दैट प्रेवलेंट। व्हाई? बिकॉज आजकल की इकोनॉमी इज लाइक हमारी, वी आर अ मेंबर ऑफ WTO, ठीक है, हमारे 164 मेंबर्स, ठीक है। तो वहां पे बच्चे, मैं कहूंगी मैं सिर्फ सैली करूंगी तो कोई वैसा ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कोई खास अच्छी थियरी नहीं मानी जाती, अर्लीस्ट है, सबसे पुरानी है, ओके। ये इतना ही है, ओके, समझ आ गया। सो इसमें सिर्फ सिंपल सी भाषा में क्या याद रखना है कि ये चाहते थे एक्सपोर्ट ज्यादा और इम्पोर्ट, कौन सी मर्केंटाइलिस्ट, ओके। अच्छा, एक वर्ड और आप अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ पे, इसका ट्रेड एंड कमर्शियल अफेयर्स से ये मर्केंटिलिज्म वर्ड निकला है। ट्रेड समझते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कमर्शियल मतलब पैसे के लिए, ठीक है, मतलब इनफ्लो, हम नेट इनफ्लो ही चाह रहे हैं इसलिए सरप्लस के लिए। सेकंड, सेकंड बच्चे, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज इसमें ना आपको मैट्रिक्स दिया जाता है। शायद आप लोगों ने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा, ऑपरेशन रिसर्च बाद में आएगा आपका एक पूरा सब्जेक्ट। हमारे टाइम में फाइनल में होता था कॉस्टिंग के साथ, और बीकॉम में भी होता था, मैं पढ़ाती थी पहले बीकॉम वाले बच्चों को। और सो बच्चे मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है? आपका एक टेबल होता है कह लो, जिसमें रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो हमें पता है टेबल क्या होता है, इट इज रोज एंड कॉलम्स में जो बीच की जहाँ इंटरसेक्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जब हम इसमें, जब हम कोई भी कह लो कि सोल्यूशन निकालना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम का, जहाँ पे हम कॉस्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यूज, इन सब की बात करते हैं, तो उसमें टेक्निकली हम मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जिस तरह का मैट्रिक्स पढ़ा है, ठीक है, मतलब जहाँ पे दो कॉलम्स और दो रोज होते हैं, दो कॉलम दो रोज, तो उसको 2x2 मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? 2x2 मैट्रिक्स। तो उसका नाम भी ऐसा इनमें ऊपर ही लिखे 2x2 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें दो कंट्रीज और दो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इन्होंने कैसे किया था, इन्होंने यहाँ पे कॉलम में क्या दी, कंट्रीज की है, हाँ, और रोज में इन्होंने प्रोडक्ट, ठीक है। अभी है क्या वो समझाऊंगी,
सिर्फ मैं चाह रही हूँ कि बेसिक्स जो है एक बार क्लियर हो जाए ताकि मेरे को थियोरी समझाना इजी हो जाए। ठीक है, फिर से कह रही हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इस पे एब्सोल्यूट एडवांटेज पे एंड कंपैरेटिव एडवांटेज में। यहाँ पे थ्योरी को समझना तो इजी है, पर ये मैट्रिक्स पढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है अगर अभी नहीं समझा। ठीक है, मैट्रिक्स वो कोई नहीं पूछेगा आपको, बट समझ आया मैट्रिक्स है क्या? ये जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स दोनों, ठीक है, उसमें अगर इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने अज्यूम किया सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स हैं, दो ही कंट्रीज, हम 3 4 5 10 कंट्रियां नहीं ले रहे। कितने ले रहे? ओनली 2 कंट्रीज ले रहे, और कितने ही प्रोडक्ट्स हमारे? दो ही। ये बात समझ आई? तो मेट्रिक्स क्या है? 2 by 2 है। 2 by 2 क्यों बच्चे? 2 प्रोडक्ट्स एंड 2 कंट्री। ओके, इतना समझ आया? अब ये क्या कहती थी फिर सुन, नाम से ही बता रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट मतलब फुल, कंप्लीट एडवांटेज। ऐसे कैसे रहती है ना? अब समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, सोचो क्या एग्जाम्पल। इंडिया है, यूएस, ठीक है, इंडिया है, यूएस, ये दो प्रोडक्ट बना रहे, राइस एंड, क्या बना रहे? राइस एंड। बच्चे ये कहते हैं कि एक कंट्री को, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज, जब भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं क्या होती है हमारे पास रिसोर्सेज का सास हो, तो मैं सब कुछ 100% को नहीं बना सकती। ठीक बात है, अपने लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, अपने लिए पूरी कंट्री बैठे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात कर रही है। सो यहाँ पे ये बात हो रही है, कह रही हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। अब एक कंट्री को सिर्फ वो प्रोडक्शन करनी चाहिए, क्या है वो, एक कंट्री को वो प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसमें वो सक्षम, सक्षम मतलब बेस्ट है, जिसमें वो रिसोर्सेज कम से कम यूटिलाइज करके आउटपुट। ठीक है जी, मतलब अगर मैं 1 घंटा, 1 घंटा लेबर को काम करा रही हूँ, ठीक है, और 1 घंटा काम कराने बचे मैं राइस जो है इंडिया में 10 किलो प्रोड्यूस करता हूँ, 1 घंटा में अगर अपने लेबर को लगा रही हूँ, तो वो कितना राइस कर रहे होंगे? 10 किलो, ठीक है, भारत में। और वहां यूएस में कितना प्रोड्यूस हो पा रहा है? 7 केजी। तो आप मुझे खुद बताओ, ये कहते हैं हम क्या है, इंटीग्रेट में रहना, तो जिसमें जिसका फायदा उसको वो काम करना, ये समझ लो। ठीक है, समझिए इसकी बात करी, ये था कि जिसके पास एफिशिएंसी ज्यादा है, लेट दैट कंट्री ओनली प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर। तो व्हाट डू यू थिंक कि राइस किसको प्रोड्यूस करना चाहिए? दिख रहा है ना, 1 घंटे में 10 किलो भारत प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो 7 किलो यूएस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि किसको दे देंगे काम? इंडिया को। तो ये कहा इंडिया का ना, और तू यूएस को एक्सपोर्ट कर, इंडिया तू बना और तू यूएस को एक्सपोर्ट कर दे। दूसरा प्रोडक्ट है बेटा क्लॉथ। क्लॉथ में देखो, इंडिया 1 लेबर में 80 मीटर्स ऑफ क्लॉथ जो है वो मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, कर पा रहे सब, ठीक है, और यूएस में 120 मीटर्स पर लेबर आवर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो बताओ कौन ज्यादा बेटर है? यूएस बेटर है, दिख रहा है? यस, 120 मीटर्स। सो ये कहा गया कि यूएस तो ऐसे का जितने भी तेरे लेबर है वो कहाँ पे डाइवर्ट कर दे, इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, तू राइस मत प्रोड्यूस। सो इसमें मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगा? वेरी गुड। और इंपोर्ट क्या करेगा? क्लॉथ। यस, और यूएस क्या एक्सपोर्ट करेगा? क्लॉथ। और इंपोर्ट क्या करेगा? वेरी। अब एक और सिचुएशन आ जाती है, अभी सुनते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से, ये दूसरी थ्योरी से थोड़ा फर्क पाएगी। सपोज यहां पे इंडिया 180 पर लेबर आर क्लॉथ प्रोड्यूस कर पा रही है, वेयर एज यूएस तो अभी भी कितना प्रोड्यूस कर रही है? 180। सो अब क्या करें? इंडिया दोनों चीजें प्रोड्यूस करे, तो इससे इसमें ज्यादा अब मिर्ची का भी उपयोग करा है, माधव का भी उपयोग करा है। अच्छा, माधव वाला आपका मिर्ची का है, माधव वाला मिर्ची, माधव का भी उधर है। देखो यहाँ पे आ गया एब्सोल्यूट एडवांटेज, आई वांट एवरीथिंग दैट इज कंपैरेटिव टू अबाउट।
है ना, आप कह रहे हो कि जिसमें मैं बेटर हूँ ज्यादा, वो मैं प्रोड्यूस कर लेती हूँ, आपने ये मत बोलिए। अब आपसे मुझे पता था खुद की बेटर नहीं आती, तो जिस चीज में बोलिए मैं सब बनाऊंगी, ये भी फेल होगी फिर। ठीक है ना, बट क्वेश्चन आता है इससे तो लेंगे। आपसे पूछे कुछ एक फर्क डाल है सेकंड थ्योरी से। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया, अगर मैं दोनों प्रोडक्ट्स एक्चुअली मैं दोनों प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, दोनों भी export करूंगा। अगर मैं दोनों प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी हूँ, तो मैं दोनों प्रोडक्ट्स बनाऊंगी और दोनों ही एक्सपोर्ट। यहाँ पे सिर्फ यही बात करके ये चुप हो गए। सो पहले अंडरलाइन कर लो, ये दी किसने, एडम स्मिथ। किसने दी है, एडम स्मिथ, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल, अंडरलाइन। इसने कहा कि दोनों के लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, विन विन सिचुएशन है ये, क्या है, विन विन। देखो जब भी हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत तरह की हमारे गेम्स होते हैं। एक होती है विन विन, जिसमें मैं भी विन में आती हूँ। एक होती है जीरो सम, कि अगर आप जीतते हो, अगर आपको प्लस वन हो तो मुझे माइनस वन। ठीक है, तो वो विन लॉस होती है। ठीक है, समझ गए, जीरो सम समझ गए कि एक अगर आपको प्लस हो है तो मेरा माइनस वन। ओके, तो अगर प्लस वन माइनस वन एग्रीगेट देखो, क्योंकि वर्ड को देख रहे तो जीरो से। ठीक है, या फिर अगर हम फाइनल देख रहे हैं तो आप भी जीत रहे हो, मैं भी जीत रहा हूँ, तो दैट इज विन सिचुएशन। तो इसने कहा म्यूचुअली बेनिफिशियल है, तेरे को भी फायदा मेरे को भी फायदा। ठीक है, so in a country would produce one commodity at absolute advantage over the other and the other country would in turn produce other commodity। ये तो समझ आ गई थी ना आपको, जो नॉर्मल वाला केस था हमारा 80 और 120 वाला। हाँ या नहीं, अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई, आ गया हो। In other words, principle of absolute advantage refers to the ability of a party to produce greater quantity, underline कर लेंगे, produce greater quantity of a good product or service than competitors using same amount of resources। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक वन लेबर आवर की ही बात करेंगे हम यहाँ पे ये नहीं कि आप कम यूज कर रहे हो और आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो, आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, नहीं, कंपैरिजन जो है एक लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, then Adam Smith first described the principle of absolute advantage in the context of international trade। इसी ने सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी, यूजिंग लेबर एज द ओनली इनपुट। इसने क्या कहा, सिर्फ लेबर की बात, देखो हमने ऊपर भी ये कहा ना, पर लेबर आर, पर लेबर आर, पर लेबर आर। इसने कहा कि जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसके बेसिस पे कर रहे हैं, लेबर के बेसिस पे, कैपिटल को हम इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे। देख रहे हैं ना, हमने ऐसे नहीं कहा मशीन आर। ठीक है, या प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मशीन भी नहीं बात करी, तो इसने सिर्फ कहा कि लेबर के बारे में बात करूंगा और किसी बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, देन बच्चे आगे, इट इज पॉसिबल फॉर अ नेशन टू हैव नो एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनीथिंग। ये वाली लाइन एक्सप्लेन करती है जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ 180। तो बच्चे अगर 10 और 7 में 10 बड़ा है और 120 और 180 में 180 बड़ा है, तो यूएस के पास कोई भी कंपैरेटिव कोई भी एडवांटेज है कि नो एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो इसने ये बात बोली, कह रही ऐसा हो सकता है कि देर इज नो एब्सोल्यूट एडवांटेज फॉर अ कंट्री। ठीक है, so, in that case, according to the theory of absolute advantage, no trade will occur with that nation। तो मैं कुछ भी उससे खरीदूंगी नहीं। ओके, तो बच्चे इट कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये आपकी वाला जो मिस्टी ने व्यू रखा था, ये वो है कंपैरेटिव एडवांटेज। कह रहे इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर हाँ, देखती हूँ एक बार ये लाइन को नहीं भी समझ आए तो नेक्स्ट बात में आ जाएगी। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे हमें एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक गुड्स एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें मतलब मेरे को ज्यादा फायदा हो रहा है मैं वही प्रोड्यूस करती हूँ, जिसमें मुझे फायदा कम है उसको मैं दूसरी कंट्री को दे देती हूँ प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है जी, तो मतलब अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं, तो डिसाइड करना हो मिस्ट्री, अब आपने ये बात शुरू करी थी, डिसाइड करना हो बेटा, 180 और 10 में से इंडिया को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, यूनानिमस है कि डिफरेंट है, क्लॉथ करना चाहिए कि राइस करना चाहिए इंडिया को प्रोड्यूस। वन लेबर आर में बेटा मैं जो ज्यादा चीज प्रोड्यूस कर पा रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि उससे मुझे फायदा होगा ना। हाँ या नहीं, ऐसा मानो कि रेट भी सेम है, तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। कोई चीज महंगी बिक रही है तो ऑब्वियसली फिर तो कंपैरिजन नहीं ना पॉसिबल। तो ऐसा माना जा रहा है कि बाकी सब कुछ
सेम है। क्लॉथ करूंगी प्रोड्यूस, यस और नो? ठीक है, तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज ने कहा कि अगर आप सब चीजों में अच्छे हैं, इफ यू आर द बेस्ट एट एवरीथिंग, इवन देन, सुनो, अगर हमें कुछ लेबर राइस से क्लॉथ में लगाऊंगी ना, देखो सुन रहे हो ना, क्लॉथ में सब कुछ तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही मैं लेबर भी तो स्टार्ट होगा। ऐसे लोग तो भी नहीं करेंगे। तो लेबर की भी सप्लाई डिमांड एक तरह पे रुक जाएगी, किसी जगह पे तो रुकेगी ना। तो मेरे पास जितना लेबर है सबको वहां पे लगाना चाहिए। ये कंपैरेटिव एडवांटेज है सेकंड वाली से। ओके, दोबारा से वहां समझाऊंगी, अभी के लिए समझ लिया। मैं दोनों चीजें में अच्छी हूँ, तो मैं दोनों ही प्रोड्यूस करूंगी। तो क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है कि वो एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में बात कर रहा है कि वो कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में बात कर रहा है। यही फंस सकते हैं बस। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट अलाइक है दोनों थ्योरी, समझ आया? तो आओ बच्चे, इसने कहा कि assumptions है, पहली बात तो वो ये टू ट्रेड, दो कंट्रीज हैं, दो गुड्स ही हैं, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। फिर ही ऑल्सो assume that the goods cost of the all the commodities would be computed by relevant relative amount of labor required। तो ये मैंने आपको बताया, इसने कहा कि labor is the only resource, okay। He assumed that the labor was mobile within the country but immobile within between the countries, sorry। इसने कहा कि भारत में कहीं पे भी एक इंसान अपनी सर्विसेज देने के लिए चेंज हो सकता है, जगह कर सकता है माइग्रेट, लेकिन वो बाहर जाके कोई काम नहीं करे, ठीक है। तभी तो देखो मेरे को फायदा होगा ना, तो यूएस कहेगा मैं आउटसोर्स करा लेता हूँ उसकी सर्विसेज, ठीक है ना। Next is he implicitly assumed that the trade between two countries considered would take place if each of the two countries had an absolute lower cost in the production of one of the commodities। यही बात करी हमने, कहा कि कम से कम अगर एक में भी मेरे को एब्सोलूट कंप्लीट एडवांटेज है, मैं तभी दूसरे के साथ ट्रेड कर सकती हूँ, नहीं तो मेरे साथ यूएस के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा इन द केस ऑफ 120 एंड 180। ओके, क्लियर है बच्चे? तो इसमें सिंपल क्या याद रखना है, एक तो 2x2 मैट्रिक्स है, म्यूचुअली बेनिफिट के बारे में बात करें कि आपको भी फायदा हो मेरे को भी फायदा हो, और एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहता है, अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तभी मैं आपके साथ ट्रेड करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, मैं अकेले ही प्रोड्यूस करके अपना काम चला लूंगी। ओके, और लेबर सोर्स यूज कर रहे हैं, समझ आ गई ना? अब थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज मैंने आपको कहा, इसका अंडरलाइन कर लेंगे, ये किसने दिए? डेविड रिकार्डो ने दिए। ऊपर वाली किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। ये वाली किसने दिए? डेविड रिकार्डो। बच्चे रिकार्डो ने क्या कहा, इसने कहा देखो जी, ऐसा नहीं है कि एक नेशन सब कुछ ही प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही नेशन सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। इट विल हैव टू मेक अ चॉइस। पहली बात तो वही है कि जिस, अगर से सपोज मैं अच्छी इसी में हूं, अगेन सेम एग्जांपल ले लो, ऊपर वाला, ये वाला नॉर्मल वाला, कि अगर मैं इसमें दोनों में से एक में ही अच्छी हूँ, इंडिया क्या ही प्रोड्यूस कर लेगा? राइस कर लेगा। यूएस को क्लॉथ दे दो क्योंकि वो उसमें बेटर है, फिर तो टेंशन है ही नहीं, ठीक है, फिर तो टेंशन है ही नहीं। सिंपल सिंपल इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो रही थी इस केस में, जहां पे एक ही कंट्री दोनों चीजों में अच्छी, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में राइस में 10 kgs पर लेबर आवर इंडिया प्रोड्यूस कर पा रहा है, यूएस 5 kgs, तो किसको प्रोड्यूस करना चाहिए? इंडिया को। हाँ या नहीं? क्लॉथ में भी 150 है, तो किसको प्रोड्यूस करना चाहिए? इंडिया को। अब ये बात कही गई, सुनो, इन्होंने कहा कि अब इंडिया जो है दोनों चीजें प्रोड्यूस नहीं, क्योंकि क्योंकि अगर मैं ही सब कुछ एक्सपोर्ट कर ही जाऊंगी, किसी से कुछ इंपोर्ट नहीं करूंगी, मेरे से पहली बात तो कोई खरीदेगा। दूसरी चीज, मेरे पास जो लेबर है वो भी है स्कार्स, ठीक है। और एज एन पर्सन, मैं किस तरफ अपनी रिसोर्सेज को डाइवर्ट करूंगी जिससे प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन ज्यादा है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट उससे ही मैक्सिमम होने वाला है। हाँ या नहीं? तो ये कहा गया लेट्स चूज, लेट्स चूज। तो क्या चूज करेंगे हम? मतलब मान लो कि कॉस्ट वगैरह प्रॉफिट सब में सब कुछ सेम है, आप बताओ क्या चूज करोगे आप? लेबर को कहाँ लगाओगे? कीमत में। दिख रहा है सबको? देखो कॉस्ट 1 रुपया है, रेवेन्यू 7 रुपया, तो हमें लगा कि 6 रुपए का हर एक प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट मिल जाए। अगर इंडिया 10 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस करेगा तो सिर्फ 60 रुपीज ही कमाएगा। हाँ या नहीं? यहाँ पे करेगा तो 600 रुपीज कमा पाएगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? समझ गए? तो ये कहा कि क्लब इंडिया को प्रोड्यूस करेगा।
यहाँ पे दूसरी चीज उसको छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, करनी कोई, हम जिसमें बेहतर है वो प्रोड्यूस करेंगे, बाकी उसको दे दो। हमें कोई लेना देना नहीं, यूएस किस मर्जी चीज में बताओ, वो भी तो देखा जाए क्लॉथ में बेटर है। हाँ ये नहीं, बस मुझसे लेना देना नहीं है, मैं अपना देखती हूँ। मैं किसमें बेहतर हूँ प्रोडक्शन ऑफ, मैं cloth में। बाकी मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, जिसमें मैं अच्छी नहीं हूँ, जिसमें मैं सबसे बढ़िया हूँ यार उसको मैं एक्सपोर्ट और पैसा दूँ। जिसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ, जिसमें नहीं हूँ इतनी अच्छी, वो इम्पोर्ट करूँ। वो क्या कर दूंगी, क्लियर है। अब वो बीट कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे वन कंट्री में मे बी मोर प्रोडक्टिव देन अदर्स इन ऑल गुड्स, ठीक है, ऑल गुड्स में दिख रहा है एग्जाम्पल के थ्रू हमें दोनों में अच्छे हैं हम, ठीक है, इन द सेंस दैट इट कैन प्रोड्यूस एनी गुड यूजिंग फ्यूअर इनपुट्स। इनपुट क्या है, लेबर, हाँ या नहीं, such as capital and labor. Other countries required to produce the same good, Ricardo's insight was still benefit from the तो यहाँ पे comparative advantage आया, इसने कहा exporting products with the absolute advantage। तो मेरे पास absolute advantage, better advantage किसमें, exporting cloth, ठीक है, was greatest, क्योंकि आई एम गुड एट प्रोड्यूसिंग बोथ, बट ग्रेटेस्ट किस में दिख रहा है मुझे, क्लॉथ में, इस एग्जाम्पल में, ठीक है जी। अच्छा, मैंने वही कहा कि हम उनके डिसीजन मेकर्स नहीं बचे, हमारे इकोनॉमिस्ट इंडिया के हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हमें दूसरे से क्या लेने देना, वो नहीं करेगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट अगर हमारे को इम्पोर्ट कर, हम उससे अगर राइस नहीं इम्पोर्ट करा पाए तो हम किसी और कंट्री से इम्पोर्ट करा लेंगे, हमें क्या टेंशन है, हमने तो अपनी रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज करने में ध्यान देना है, ठीक है यशिका। किसी और को सेम क्वेरी अगर लग रही है रिजॉल्व नहीं हुई तो बता दो बच्चे, ये समझ आ रही है ना बात। तो बच्चा, is a comparative advantage exporting the product in which its absolute advantage was greatest and importing products in which absolute advantage was comparatively less, ठीक है। तो ये लाइन बनती है, इसके क्वेश्चन पूछा कि ये कौन सी थ्योरी है, तो दिस इज कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी, ठीक है। Even a country that is more efficient in everything make it makes would benefit from the trade। कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तब भी हम जो है बेनिफिट करेंगे इस तरह की ट्रेड में, क्यों, क्योंकि मैं अपनी रिसोर्सेस कहाँ है सारी डाइवर्ट कर दूंगी इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, तो नेट बेनिफिट ही होने वाला है मुझे, ठीक है जी। आओ अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम मैट्रिक्स बना देती हूँ मैं। इन्होंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक कंट्री ए ली है, एक कंट्री बी ली है, ठीक है, मेरे पास कॉलम्स में आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। रोज में मेरे पास आ रहा है स्टील एंड शर्ट, आपको पेपर में नहीं बनाना है, ठीक है। सो बच्चा, कंट्री ए हैज वन लेबर आवर एंड इधर प्रोड्यूस 3 kgs, 3 kgs ऑफ स्टील पर आवर है, सब कुछ तो मैं अपने लिख रही पर लेबर आवर, और 2 shirts, ठीक है ना। Country B has one labor hour and can produce either 1 kg of steel or one shirt. So हमारे को दिख रहा है that country A is efficient in producing both. Now, which do you think, which option should country A take up? So A will produce what? Steel and export it. And import what? Shirt. Okay guys, this is comparative advantage. सो बच्चे अब मेरी बात सुनो, अगर ये इंडिया का नहीं भी नाम है, ये दो अलग तरह की कंट्रीज है, तो वहां पे भी आपने किसको देख लेना, जिसके पास दोनों में एडवांटेज है उसको पहले ऑप्शन दे दो, ओके, अगर आपको क्रैक भी करना पड़ जाए पेपर में। श्योर। नाउ सपोज कंट्री बी ऑफर्स टू सेल कंट्री ए 2 shirts in exchange of 2.5 kilograms of steel, सॉरी हाँ किलोग्राम्स ऑफ स्टील। तो ये कह रहे हैं कि से सपोज अब बी जो है, बी ए को कहता है सुन भाई, तू मेरे से 2 शर्टें खरीद ले और मुझे उसकी जगह 2.5 किलो स्टील दे दे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं टू प्रोड्यूस दीज एडिशनल 2 shirts बी विल डाइवर्ट 2 hours फ्रॉम स्टील, स्टील से ये जो ये देखो 1 घंटा यहां से यहां लगा देगा तो 2 शर्टें प्रोड्यूस कर पाएगा 2 घंटे में, ठीक बात है ना।
और यहां से बच्चे ये 1 घंटा उठा के यहां लगा सकता है, तो ये 6 किलो प्रोड्यूस कर पाता है। 1 घंटे में 3 किलो करेगा तो 2 घंटे में 6 किलो कर लेगा। वो वहां पे 1 घंटे में एक शीट प्रोड्यूस कर रहा था, और अब वो स्टील क्योंकि प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो वहां से लेबर लेके आके कितनी शर्टें प्रोड्यूस कर सकता है 2 घंटों में? 2। कहानी समझ आ रही है? बच्चे एक कर रहा था ना पहले, 1 घंटे में एक कर रहा था, अब 2 घंटे में दो करेगा। लेबर तो हमने सपोज कर दिया, तो लेबर कम करेगा, स्टील जगह से लेबर कम करेंगे, तो लेबर हमारी कम पड़ेगी, लेकिन 1 घंटे में तो 30 रहेगी। वही तो मैंने कहा बच्चे, मैंने 1 घंटे में पहले कहा कि एक प्रोड्यूस हो गया, 2 घंटे तो दो होगी, यही बोल रही मैं कब से। 2 घंटे। अच्छे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे टेबल की पोस्ट में बस वही है, एक्स्ट्रा और स्पेशलाइजेशन जो भी वो सारी चीजें करती हैं। कुछ हिसाब से बोलते हैं ये वहां से बेगी करने में यूज करता है कि लो, हम सोच रहे हैं कि एक ही बढ़िया व्यवस्था है, देखो एक्स्ट्रा हो रही है, चलो मतलब कि कोई लेबर एक घंटे में, ठीक है, तो वो मैंने टाइम जाके एक ही जगह पे होंगे, बात सब ताकि। सो बच्चे यहाँ पे टू प्रोड्यूस these एक्स्ट्रा 2 shirts बी विल डाइवर्ट 2 hours ऑफ लेबर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग 2 kgs ऑफ स्टील, तो स्टील से यहाँ पे ले आएगी, ठीक है। देन ओवरऑल द नंबर ऑफ शर्ट्स, सेम नंबर ऑफ शर्ट्स इज प्रोड्यूस, हाँ या नहीं? देखो, दो, एक वही बात है, अब उस टाइम पे 2 शर्ट्स ही प्रोड्यूस हो रही हैं, हाँ या नहीं बच्चे? और यहाँ पे अब स्टील का 5 होना चाहिए, बट ज्यादा हो रहा है, एक मिनट रुको। हाँ, वो मोर स्टील इज प्रोड्यूस, ठीक बात है, यही बात कर रहे हैं। इफ ए प्रोड्यूसेस 3 एडिशनल, देन बी जो है वो सिर्फ 2 ही कर पा रहा था, तो टोटल 5 हो पा रही थी, देख रहे हैं ना, 3 and 2, 5। लेकिन अब कंट्री ए क्योंकि मोर प्रोफिशिएंट है, तो वो 3 की जगह डबल कर पा रही है, प्रोडक्शन 6, तो मोर स्टील इज प्रोड्यूस्ड, ओके। सो बच्चे, एक्स्ट्रा किलोस ऑफ स्टील इज अ मेजर ऑफ गेन्स फ्रॉम द ट्रेड, तो इसका अंदर हमारे को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, ओके। Now, though a country may be twice as productive as its trading partner in making clothing, if it is 3 times as productive as in making steel or business or building aeroplanes, it will benefit from making and exporting these products and importing clothes. कह रहे हैं कि अगर से सपोज हम जो है स्टील या एरोप्लेन में ज्यादा 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे, कह रहे हैं आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है, जिसमें हम 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और एक जगह है जहां पे हम 2 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो हम फिर भी कौन सी चीज प्रोड्यूस करेंगे? 3 वाली ना, और 2 वाली इंपोर्ट कर लेंगे। आगे समझ, एग्जाम्पल इन्होंने सिर्फ उल्टा है। फिर क्योंकि इट विल बेनिफिट फ्रॉम मेकिंग एंड एक्सपोर्टिंग, जो भी है द पार्टनर विल गेन बाय एक्सपोर्टिंग, हाँ या नहीं? इसमें दूसरी कंट्री को फायदा हो रहा है, बी को, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है, उसको भी फायदा है ना, फॉरेक्स मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इन विच इट हैज अ कंपैरेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज तो नहीं था, बट कंपैरेटिवली क्योंकि हमारा एडवांटेज दूसरे में एरोप्लेन या फिर स्टील में ज्यादा था, तो हमने तुम्हें ऑप्शन दे दिया कि जाओ तुम हमारे को ये एक्सपोर्ट कर दो, हम इंपोर्ट कर लेंगे, तो तुम्हारा भी फायदा हो रहा है। वैसे तो अगर मैं ही सब कुछ प्रोड्यूस करती तो तुम कुछ भी मुझे एक्सपोर्ट ना कर पाते, ठीक बात है, समझ आ रही है ना बात? इसको कंपैरेटिव एडवांटेज बोलते हैं। सिंपल ही चीज को बस अभी इन्होंने लाइनों में पढ़ा रखा है, लाइन इसलिए पढ़ा रही हूँ कि पेपर में अगर लाइन उठ के आती है तो आपको समझ आ जाएगी कंपैरेटिव की बात कर रहे हो। फिर द नोशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज आल्सो एक्सटेंड्स बियॉन्ड फिजिकल गुड्स टू ट्रेड एंड सर्विसेज सच एज राइटिंग कंप्यूटर कोड एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, तो कह रहे सिर्फ गुड्स ही नहीं, एग्जाम्पल है हमने गुड्स के लिए, अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज में भी ये अप्लाई करेगी। जिसकी सर्विसेज बेटर हो रही है, 1 घंटे में मैं ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, एफिशिएंसी मेरी ज्यादा है, तो वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और लर्न करनी पड़ेगी, ये एक इंसान है डगलस इरविन, ठीक है, क्या है? डगलस इरविन। इन्होंने कहा कि कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? गुड न्यूज है। क्यों गुड न्यूज है? देखो, जिसमें मैं बेटर हूँ वो मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैं एक्सपोर्टर बन रही हूँ, ठीक है, तो मुझे तो फायदा है ही है।
ऐसी कंट्री जिसका एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, बट क्योंकि मैं उस चीज को ऑप्शन को लीव कर रही हूँ तो उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो भी बना पा रहा है और एक्सपोर्ट कर पा रहा है, तो उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उस कंट्री का। तो ये क्या है, सबके लिए गुड न्यूज है। नाम अंडरलाइन करेंगे, डगलस एरविन। क्या बोला इसने कि दैट इट इज अ गुड न्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां तक समझ आया? ये दोनों समझनी जरूरी थी। अगर ये दोनों समझ आ रही है तो 2 नंबर तो पक्के है मिनिमम। ठीक है, आ जाओ। हेक्स्टर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। क्या नाम है? हेक्स्टर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। ये दो अलग अलग बंदे हैं, ठीक है। इसके आगे इसको एक और नाम से भी लिख सकते हो, या फिर इसको एक और नाम होता है फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी। फैक्टर इंडाउमेंट। इंडाउमेंट का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, इंडाउमेंट का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी। ठीक है, फैक्टर अब हमारे पास किस तरह के होते हैं बच्चे, जो हम प्लस 1 से पढ़ते हैं, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अब इन्होंने ना बहुत सिंपल सी बात करी, इसका नाम क्या है? एल हेक्स्टर एंड बर्लिन ओहलेन है। ठीक है, इन्होंने कहा कि सिर्फ लेबर को मत ध्यान दो भाई, कैपिटल नाम की भी वस्तु होती है इस दुनिया में। ठीक है, इसने कहा कि जो सी कंट्री जिस चीज में प्रोफिशिएंट है, जिसके पास जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जैसे भारत के पास लेबर ज्यादा है, तो उसको कौन सी गुड्स को मतलब कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? लेबर इंटेंसिव, लेबर लगाए, उसी की सर्विसेज के लिए। और जो सी कंट्री कैपिटल ज्यादा चीज है, यूएस है, यूके, तो उनको कौन सी यूज करनी चाहिए? बस ये कंट्रीज। ठीक है, सो इन्होंने कहा कि दे आइडेंटिफाइड द रोल ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जिनको हम फैक्टर एंडाउमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे को कौन सी चीज देखनी चाहिए कि जिसमें हम रिलेटिवली अबांडेंट है। रिलेटिव मींस कंपैरेटिवली जो सी चीज हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है। लेबर है तो हम लेबर की सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे और गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल की सर्विसेज यूज करके वो वाले गुड्स जो है हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो देखो, countries well endowed with capital, such as factories and machinery, should export capital intensive products, and those with labor intensive, वो labor intensive products जो है export करेंगे। ठीक है, so increase in competition from foreign firms put pressures on profit, forcing less efficient firms to contract and make room for more efficient firms. Expansion and new entry brings them better technologies and new product varieties. Likely the most important, that trade enables greater selection across different types of goods, say refrigerator. This explains why there is a lot of intra-industry trade. Example, countries that export household refrigerators may import industrial, है ना, इंडस्ट्रियल कूलर्स, विच इज समथिंग दैट द फैक्टर एंडाउमेंट अप्रोच डज नॉट इनकम्पास। तो इसको छोड़ सकते हैं, ये कह रहे हैं ये चीज जो है हमारी फैक्टर एंडाउमेंट नहीं समझ रही है, कि जहां पे जो बेटर इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर लेंगी, पूरी मार्केट को कैप्चर कर देंगी और तुमसे ही सामान खरीदने लग जाएंगी। कह रहे हैं ऐसा नहीं मानो। ठीक है, ये हमारी फैक्टर एंडाउमेंट इस बारे में बात नहीं करती, सिंपल सी बात ये कहती है कि हम कंट्री वाइज देख रहे हैं। ठीक है, हम पूरी कंट्री में देख रहे हैं कि आपके पास जो सी चीज ज्यादा अवेलेबल है उसको हम अच्छे से इस्तेमाल करके वो ही जो है बाहर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और दूसरी हम इंपोर्ट कर लेंगे। नहीं, कोई कोई देखने दो सब। देयर आर क्लियर एफिशिएंसी बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रेड दैट रिजल्ट्स इन मोर प्रोडक्ट। अगर यार ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली वो तो क्लियर है ही है कि उससे हमारे को ज्यादा फायदा होने वाला है। नॉट ओनली मोर ऑफ द सेम प्रोडक्ट बट ग्रेटर प्रोडक्ट वेराइटी। तो आजकल के टाइम में एक ही जैसा अगर मैं प्रोडक्ट बेची जाऊंगी तो उससे इतना फायदा नहीं, बट अगर वेराइटीज में बेचूंगी तो वो ज्यादा बिकेगा। ठीक है, and even greater benefit may be more efficient investment spending that results from firm having access to wider variety of quality of intermediate and capital goods। तो कह रहे हैं कि एक और भी और बेनिफिट क्या हो सकता है, अगर हम बेटर क्वालिटी एंड अच्छी क्वालिटी के लिए, मतलब कह लो अच्छी कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स हम ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ज्यादा अच्छे गुड्स बनेंगे, ज्यादा अच्छी वैरायटी बनेगी और ज्यादा ज्यादा मैं मार्केट जो है कैप्चर कर सकती हूँ।
बातें ही है सिर्फ। इसका मेन मैंने आपको बता दिया, लर्न क्या करना है फैक्टर एंडाउमेंट के ऊपर, कि जो सी कंट्री जिस चीज में ज्यादा एंडावर्ड है, प्रोफिशिएंट है, उसको वो वाली टेक्निक यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। इसका मेन क्रक्स यही है। एक बार बस वैसे रीड कर रही हूँ। थिंक लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बाय चाइना रादर दैन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल कार्स। कह रहे तो तभी तो देखो चाइना किस चीज में बेटर कर रहा है, इसमें वो इलेक्ट्रिक कार्स नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है क्योंकि वो उसमें ज्यादा प्रोफिशिएंट है। ठीक है। So by enhancing overall investment and facilitating innovation, trade can bring sustained higher growth। तो कह रहे हैं अगर आप obviously innovate करोगे तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, हायर ग्रोथ रेट हो जाएगी। तो ये बात कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ट्रेड जो है वो क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है यहाँ पे हम स्टडी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो फिर हमारे को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही बात है, स्टिक किस पे रहना है हमने, कि जिस चीज में हम बेहतर हैं हमें वो ही बना के गुड्स को एक्सपोर्ट करना है। टेक्नोलॉजी या लेबर को हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब मोबाइल नहीं कर रहे हैं। ओके। सो यहाँ पे अब बात बाद में कर रहे हैं कि टैरिफ्स वगैरह नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो बात की बातें यहाँ पे नहीं है। देख लो देख लो। दिस इज बिकॉज द इन्फ्लुएंस एंड डिफिकल्ट टू मॉडल। कह रहे हैं यहाँ पे हम इसलिए इसको नहीं ले रहे, एंड द रिजल्ट्स दैट इनकॉर्पोरेट देम आर सजेस्टिवली वेरी अनसर्टेन। जैसे अगर हम टैरिफ ज्यादा लगाएंगे तो उससे क्या होने वाला है, नॉन टैरिफ मेजर्स मतलब कि बैरियर्स लगा रहे हैं, अगर हम कोटास लगा रहे हैं तो उससे भी हमारे एक्सचेंज जो है वो क्या होता है, डिपेंड करता है ना उसके ऊपर, तो अगेन अनसर्टेन है। सो ये कह रहे हैं ये जो है हमारा आर मच लार्जर देन द सजेस्टेड कन्वेंशनल मॉडल्स। तो ये कन्वेंशन मॉडल्स में हम इन सब चीजों को जो है ध्यान में नहीं देते, कन्वेंशनली पढ़ रहे हैं ना, पुरानी बातें हैं सारी। सो आप कंपैरेटिव एंड मॉडर्न थ्योरी को एक बार देख लो। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी कौन सी थी बोलो। यस। ठीक है। सो बेसिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इन their comparative cost। मॉडर्न थियोरी एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन, ये मॉडर्न थियोरी हमारी क्या फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी है, यहाँ पे लिख लो। फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी या फिर जिसको हम हेक्स्टर ओहलिन कह रहे हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कंपैरेटिव कॉस्ट एज डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडाउमेंट, के लेबर की वजह से कोई चीज चीप बन रही है के कैपिटल की वजह से बन रही है। तो कह रहे हैं जिस चीज में हमारे पास जो चीज ज्यादा है हम उससे गुड्स जो है बना लेते हैं। ओके। तो अगर मेरे पास लेबर सस्ता है तो अगर मैं लेबर से प्रोडक्शन करूंगी तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट कम पड़ेगी। ठीक है। आगे चलो सेकेंड पॉइंट पे। It is based on your labor and it is based on money cost which is more realistic। मतलब ये it takes both in view, labor और capital whichever cost is lower for me। ठीक है। जिसमें सस्ता पड़ रहा है। It considers labor as a sole factor। It widened the scope and included even capital। ठीक है। So it is a two factor model। ये क्या ओनली सिंगल फैक्टर या वन फैक्टर मॉडल, ये टू फैक्टर मॉडल है। पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिर्फ क्लैरिटी के लिए है दिमाग में। ठीक है। ट्रीट्स इंटरनेशनल ट्रेड एज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रेड। ये जो हमारा क्या है, पहले वाली जो थ्योरीज हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज। और ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। कह रहे इसी के थ्रू हम जो है रीजनली जो है ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडीज कंपैरेटिव कॉस्ट, यहाँ पे रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर में हम देखेंगे हम कौन सा बेटर सस्ता प्रोड्यूस कर पा रहे, उससे हम प्रोडक्शन जो है करेंगे। यहाँ पे हम कंट्रीज से कंपैरेटिव कॉस्ट देखते हैं। यहाँ पे हम अपनी ही कंट्री में देख रहे हैं कि हमारे को लेबर सस्ता पड़ रहा है कि कैपिटल पड़ रहा है, फिर प्रोडक्शन डिसीजन ले रहे हैं। attributes the difference in comparative advantage to differences in productive efficiency of worker। तो ये क्या कर रहा है, ये जो कंपैरिजन है किसके बेसिस पे हो रहा है, पर लेबर आवर के बेसिस पे, हाँ या नहीं। और यहाँ पे attributes the difference in comparative advantage to different factor endowments। लेबर में बेटर है कि कैपिटल में बेटर है। ठीक है ना, सेम ही बातें हो रही हैं। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस बट विल इट, यस। जो चीज मुझे सस्ती पड़ रही है मैं वो प्रोड्यूस करूंगी तो इट विल टेक द डिफरेंस इन प्राइसेस। जो सस्ता पड़ रहा है मैं उसी को प्रोड्यूस करने वाली हूँ। रुद्र, does not provide the cause of difference in the comparative advantage but it does, it explains why factor endowment के rates are different। अगर मैं लेबर ज्यादा है, मेरे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, सस्ते में काम करने के लिए लोग रेडी है, तभी तो मैं लेबर को चूज कर रही हूँ ना भाई।
बाहर लोग सस्ते में काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट उनको टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहना पड़ेगा। तो ये रीजन भी बताता है। नॉर्मेटिव, इट ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये बोलता है ना विन विन है, हाँ या नहीं, हमने पढ़ा अभी। और यहाँ पे पॉजिटिव कंसंट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, यहाँ पे ये नहीं बोलता, इट इज नॉट सजेस्टिव, इट इज जस्ट इट टेल्स कि आई एम गुड एट दिस एंड यू आर गुड एट दैट। ठीक है। नॉर्मेटिव इसको क्यों बोला गया, इस वाले को, मतलब जो हमने कंपैरेटिव एडवांटेज की, इसने कहा कि देखो जी मैं इसमें ज्यादा बेहतर हूं, तो मैं ये प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मैं इसमें इतना प्रोफिशिएंट थोड़ा सा कम हूं, तो तुम प्रोड्यूस कर लो, तो इट इज सजेस्टिव, तभी नॉर्मेटिव। ओके। वहां पे उसने बोला मैं कैपिटल इंटेंसिव कंट्री हूं, तो मैं यही प्रोड्यूस करूंगा, तुम लेबर इंटेंसिव हो, तुम ये प्रोड्यूस करो। सिंपल। लास्ट थ्योरी है ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। सो इसको एनटीटी भी बोल देते हैं, एनटीटी। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल की जगह इन्होंने इंटरनेशनल को कट कर रखा है, न्यू टीटी। ठीक है ना, न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी भी बोल देते हैं। सो आ जाएंगे बच्चे। इसको हम, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक तो न्यू ट्रेड थ्योरी भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और ये कहाँ पे ज्यादा चलती है, इन द इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स को ध्यान में रखती है। पॉजिटिव सम गेम है, मतलब कि आपको और मुझे दोनों को फायदा हो रहा है, तो हमारा नेट नहीं हो रहा, प्लस माइनस वन नहीं हो रहा, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, पहली बात। और हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा है। यहाँ पे समझाऊंगी कैसे, बस एक बार ये दो तीन वर्ड्स अंडरलाइन करो। न्यू ट्रेड थ्योरी, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहाँ पे है। ठीक है, मतलब अपने जिसमें जिसको जो फायदा हो रहा है, अपने प्राइसेस अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। समझ गए ना, परफेक्ट कंपटीशन में तो सेम प्राइस है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। ये उसके विपरीत वाली बाकी सारी आ गई। ठीक है, एंड जहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स को ही हम ध्यान में रखते हैं, और हम क्या है, पॉजिटिव सम गेम खेलते हैं, मतलब जिसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट है, आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, विन विन गेम है। ओके। सो बच्चे यहां से अब मेन शुरू हो रहा है। The new trade theory adds to positive sum by enlarging markets. International trade increases competition and allows greater exploitation of economies of scale, both of which represents gain over and above those due to comparative advantage. तो इसने कहा कि पहली बात तो हम यहाँ पे comparative advantage तो लेके आ ही रहे हैं। तो कैसे, मतलब जिस चीज में आप बेहतर हो आप रिड्यूस करो, जिसमें मैं बेहतर हूँ उसको मैं रिड्यूस करूँ, लेकिन उससे फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि जिस चीज में मैं अच्छी हूँ उसको मैं लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करूंगी, तो मुझे क्या आने वाला है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये बात इसने करी न्यूट्रिएंट्स की। क्या बेटा, दोबारा से इसने कहा कि करेंगे तो हम वही, क्या, कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसमें मैं बेहतर हूँ मैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी। अगर मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैं आपको एक्सपोर्ट करने लगी, तो ऑब्वियसली मेरी प्रोडक्शन क्या होगी, लार्ज स्केल पे होगी। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, तो हमेशा मेरे पास क्या आती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो देखो ये लाइन, पहली बात तो पॉजिटिव साथ समझते हैं ना, कि म्यूचुअली बेनिफिशियल है, आपको भी फायदा उससे, मुझे भी फायदा, क्योंकि कुछ मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ जिसमें मैं अच्छी हूँ, और दूसरा आप प्रोड्यूस करें। ओके। सो बाय लार्ज मार्केट मतलब इंक्रीजिंग। ठीक है ना, देखो कैसे लार्ज हो रही मार्केट, अगर तो सब कुछ मैं ही प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं इंपोर्ट नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली मैं एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाऊंगी, आप लोग को सीधी सी बात है। अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, सुनो, अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं, मेरे पास तो मार्केट सिर्फ आप ही हूँ ना, तो क्या प्रोडक्शन उस लेवल की होगी कि कंपैरेटिवली कम होगी। तो अगर अब मैं आपको ऑप्शन दे दूंगी, आप मेरे को ये चीज इंपोर्ट कर दो, मैं आपको ये चीज एक्सपोर्ट कर देती हूँ, सपोज, राइट। सो उससे क्या होने वाला है, आपको क्या होने वाला है, आपके पास पता है कि आपने मेरे को भी बेचना है, तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, मुझे पता है मुझे आपको भी बाहर की कंट्री को भी बेचना है, तो फिर मैं भी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगी। अगर अपनी प्रोडक्शन में इंक्रीज करूंगी, तो बच्चे मेरे को क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शंस करनी पड़ेंगी। लार्ज स्केल में, क्योंकि वी हैव अज्यूम्ड व्हाट दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने वाली है। समझ आ रही कहानी। सो इलाज करें मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड में कंपटीशन भी बढ़ेगा, ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का स्केल बहुत अच्छे से ला, ये कह रहे हैं। ओके, समझ आया, इकोनॉमी की रहेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, both of which represent gains over and above due to comparative। comparative advantage हमने डिसाइड कर लिया,
इस वजह से आपको और मेरे को दोनों को ही गेन्स हो रहे हैं। ठीक है। फिर बचे न्यू ट्रेड थ्योरी suggests that the practice many traded goods are produced in industries that are both oligopolies and subject to external economies. Thus, instead of a picture of international economy that is Pareto optimum, the new trade theory effect offers a picture of one in which markets normally lead to suboptimal results. तो कह रहे हैं यहाँ पे देखो, सुनो क्या बात कर रहे हैं, वही बात है कि अगर तो सब कुछ मैं ही प्रोड्यूस करे जाऊंगी, so though it's optimal for me, but in the longer run, will you be ready to trade with me? Answer is no. So we do settle for something, okay, which is mutually beneficial for both. So that is your suboptimal. कह रहे thus instead of a picture of international economy that is optimal, we set for suboptimal, जो आपके लिए beneficial है और मेरे लिए भी beneficial है, comparatively beneficial. Okay. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये करेंगे अंडरलाइन, पॉल क्रुगमैन। अंडरलाइन कर लो वर्ड। बच्चे इसके ऊपर एमसीक्यू क्या बनेगा, सुनो। इसने इसने पहली बारी जो है ये बात करी थी, अंडरलाइन करना है, एक बार रुको मैं बताती हूँ क्या। Notice that the accepted model economists used to explain the pattern of did not fit in the data. इसने कहा कि मेरी बात सुनो, लेबर और कैपिटल जिसके बारे में हेक्स्टर ओलन ने बात करी ना, वो किसी मायने में कहीं पे भी एक अच्छा कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, कह रहे कैपिटल को आप लेबर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कैपिटल जो है बच्चे वो क्या है, एक लेवल की बात ही कह रहे हैं कि से सपोज लेबर की बात करो, मेरी कंट्री में लेबर सस्ता है, लेबर सस्ता है। अब अगर मैं हर कुछ हरी सारी प्रोडक्शन में लेबर के थ्रू ही कर रही हूँ, सारी प्रोडक्शन मैं लेबर के थ्रू ही कर रही हूँ, तो बच्चे मेरी डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बच्चे जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस क्या होता है? तो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ लेबर मतलब प्राइस एट विच आई एम लेबर ऑल्सो, क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा। मशीनें तो देखो ज्यादा अपने को खरीदना ही नहीं, लेकिन अगर मुझे ज्यादा लेबर है चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए तो कॉस्ट बढ़ेगा, ज्यादा पैसे लेंगे। एक बात है, ये और बनने वाला है, इसलिए ना इन्वेस्टर होने की बात नहीं है कि ले मेरा आपको लेबर फिर भी चाहिए काम करने के लिए। क्या चाहिए? लेबर तो फिर भी काम करने के लिए चाहिए, तो आप क्यों लेबर क्योंकि लेबर है अगर ज्यादा दिमाग करोगे तो उसकी जो है क्या होगी, दोबारा से बढ़ने, अगर उसका प्राइस कॉस्ट बढ़ जाने वाला है एंड में मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं है। ठीक है, सो इस वजह से इसने कहा, यहाँ पे देखो, इसने कहा कि हेक्स्टर ओलन ने जो बात करी थी ना कि कैपिटल रिच को ये करने दो, तो कैपिटल रिच समझ रहे, जिसके पास ज्यादा कैपिटल है उसको कैपिटल से प्रोड्यूस करने दो, लेबर रिच को लेबर से प्रोड्यूस करने दो, हाँ या नहीं? पिछली थियोरी में हमने ये बात करी ना हेक्स्टर ओलन में। कह रही है मेरे को बात समझ नहीं आ रही। इसने कहा कि international trade takes place between countries with roughly the same ratio of capital to labor. That means we need capital as well as labor to produce goods and then enter into any trade. Okay? So he said that the auto industry in capital intensive Sweden, for example, exports cars to capital intensive America. अब कह रहे हैं ये भी कंट्री क्या है, स्वीडन एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कंट्री है। ठीक है, वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स टू अमेरिका, यूएसए। यूएसए भी कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर तो नहीं है। वाइल स्वीडिश कस्टमर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग कार्स फ्रॉम अमेरिका, हाँ या नहीं? ये कह रहे हैं देखो, यूएसए है, स्वीडन है, ये इससे कार्स इंपोर्ट करा रहा है और इससे ये कार्स इंपोर्ट करा रहे हैं, जबकि दोनों क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। यहाँ कोई लेबर का रोल दिख रहा है आप लोगों को? एक बारी के लिए कह रही है ये कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव नहीं है। ठीक है, फिर भी इनके बीच में ट्रेड हो रही है, फिर भी इसके बीच में ट्रेड हो रही है। सो इन्होंने कहा दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन की इकोनॉमिक सेक्टर्स इन इंडिया सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड ऑटोमोटिव्स। वी हैव कार्स मेड इन इंडिया
येट वी परचेज मेनी कार्स इन अदर कंट्रीज। ठीक है। सो इसने कहा इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो कैपिटल इंटेंसिव क्राइटेरिया हम ले रहे हैं ना, कि कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज को सिर्फ लेबर इंटेंसिव इंपोर्ट करने दो और वो कैपिटल इंटेंसिव भी एक्सपोर्ट करेंगी। हमें आगे ना वो एक्स्ट्रा निकाल करें यहाँ पे इसको खारिज करें। अगर हमें कैपिटल है तो हमारे को लेबर ही सेम रेशियो में हर फील्ड में चाहिए। अब सारा काम लेबर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, अब सारा काम कैपिटल से नहीं कर सकते, दोनों चीजों की इक्वली एट द सेम टाइम रिक्वायरमेंट। इस पर डाउट लग रहा है कोई? किसी को आया इशू का फ्लैट? किसी को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ लग रही है? दोबारा से बता रही हूँ, देखो मिक्सचर ओरिजिन क्या होता है, जिस चीज में आप ज्यादा, अगर आप कैपिटल ज्यादा अच्छे हो तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करके वो भी एक्सपोर्ट, ऑटोमेटेड एक्सपोर्ट। अगर आप लेबर में प्रोफेशनल है इंडिया से, तो वो आईटी सेक्टर, आईटी सोर्सेज और ऑटोमेटेड या बैंकिंग सर्विसेज मतलब सर्विसेज को बाहर होते हैं। लेकिन ये कहा गया कि असलियत में भाई ये कहानी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि ना लेबर 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 यूज करते रहेंगे तो लेबर जो है मार्केट में प्राइस सेम रहेगा तो इसकी एक्सपेंसिव होगी। कैपिटल ने हमें ऐसा ट्रेंड देखा है जो कि कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज दूसरी कैपिटल इंटेंसिव से ट्रेड कर रही है। हमारी कंट्री चाहती क्या है, लेबर इंटेंसिव है, बट क्या हम यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव काम नहीं करेंगे, कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन हुई किसे गई? बॉल ग्रुप में क्या कहा इसने? सेम रेशियो में कैपिटल लेबर को यूज किया जाता है स्नेहा के लिए। ठीक है। क्या है वर्ड इसने यूज किया? कैपिटल लेबर कौन सेम रेशियो में यूज करते हैं। ओके। देन बच्चे इसने फ्री ट्रेड को भी डिफेंड किया। इसने कहा देखो आजकल का जमाना क्या है, फ्री ट्रेड का है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है कि हमारे कोई रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स नहीं है ट्रेड के ऊपर। इसको ज्यादा अच्छे से हम नेक्स्ट यूनिट में समझने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं समझो। हम क्या है, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स है, मैंने आपको बताया। ठीक है, 164 कंट्रीज में से एक है। बच्चे हम क्या करते हैं, फ्री ट्रेड का मतलब पहले तो बात यह है कि आप और मैं एक दूसरे के साथ बिना कोई खास रिस्ट्रिक्शंस के ट्रेड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, ट्रीटी। ठीक है, जिसको हम एफटीए बोलते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। जो आपने, क्योंकि आप भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हो, मैं भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर हूं, हमने साइन किया हुआ है। ठीक है। अब हम क्योंकि 164 कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है। सो बच्चे हमारे को डब्ल्यूटीओ ने कहा कि तुम सारे इस ट्रीटी के सिग्नेटरीज बन जाओ, साइन कर लो और इस अग्रीमेंट में एंटर कर लो कि तुम सब मेरे फेवरेट। ठीक है। और एक दूसरे के साथ तुम एक दूसरे को फेवर करोगे। क्या करोगे? फेवर करोगे। मतलब और बाकी कंट्रीज के उस पे। ठीक है ना, कि अगर आपको और कंट्रीज मिल रही है, 200 कुछ कंट्रीज हैं, तो तुम बाकी के जो रह गए ना 40-50 कंट्रीज, उनके साथ वो वाले बेनिफिट शेयर नहीं करोगे जो तुम हमारे साथ, हमारे ग्रुप संगठन के साथ कर रहे हो। उसको हम बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या बोलते हैं? दोबारा से आएगा, टेंशन नहीं लेना। मैं डब्ल्यूटीओ की मेंबर हूँ, आप भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, हम सारे 164 कंट्रीज। ठीक है। सो अगर बच्चे मुझे आपके साथ कोई एग्रीमेंट करना है और आपको मेरे साथ अग्रीमेंट करना, सॉरी ट्रेड करना है, तो डब्ल्यूटीओ ने कहा कि मैं मैक्सिमम रेट सेट कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम रेट सेट कर रहा हूँ जिससे ऊपर आप जो है एक दूसरे को टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है। क्योंकि हम डब्ल्यूटीओ के क्या है, मोस्ट फेवर्ड मेंबर्स हैं, नेशंस, मोस्ट फेवर्ड नेशंस है, क्योंकि हम उसके सिग्नेटरी हैं, हम उसके बच्चे हैं। अगर हमने उसमें साइन कर दिया तो हम एक ही थाली के हो गए ना सारे। ठीक है। तो कह रहे हैं क्योंकि हम एक ही जगह पे बैठे हैं, एक ही थाल में बैठे हैं, तो हम एक दूसरे को काटेंगे नहीं, रादर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ओके। सो ये फ्री ट्रेड होता है। ओके। जिसमें हम रिस्ट्रिक्शंस को कम से कम रखते हैं। आगे नेक्स्ट यूनिट पूरी इसी पे है, टेंशन नहीं लेनी, बहुत डिटेल में है कि मोस्ट फेवर्ड क्या है, प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट क्या है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है। सो बच्चे ये जो है इसने कहा फ्री ट्रेड पे हम ध्यान देंगे। ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल है इन प्रेज ऑफ चीप लेबर, मैंने आपको समझा दी थी कहानी कि इसने कहा कि देखो जी, ये जो बात कर रहे हो ना तुम, चीप लेबर, चीप लेबर, मार्केट में अगर जाओगे तो इसकी क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है तो प्राइस भी बढ़ेगा।
तो तुम ये मत बोलोगे चीप लेबर जो है बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ना। ठीक है, ये भी कहानी इसने ही समझी। इसने कहा दैट स्मोकी माउंटेन, ये कहानी बताई हुई है, इसको छोड़ सकते हैं, मैंने आपको कहानी समझा दी है, इसका मतलब क्या है। ओके गाइस, अब ये लर्न करने वाली बातें हैं दो। कह रहे एनटीटी, ये जो न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है, एनटीटी, न्यू ट्रेड थ्योरी भी बोल देते हैं इसको, जरूरी नहीं इंटरनेशनल यूज करना। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कितने, दो है। एक तो वही मैंने ऊपर जो कहानी बताई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज मुझे तुम दे रहे हो, मेरे पास मार्केट बहुत बड़ी है, तो मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी, और यहाँ पे मेन फोकस है इंक्रीजिंग रिटर्न का। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब रिड्यूसिंग कॉस्ट, कैसे हो याद है ना, मैंने ऐसे समझाया है, कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्शन बढ़ती है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में बच्चे क्या होने वाला है, मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगी तो मुझे बेनिफिट्स भी ज्यादा होंगे, और उस बेनिफिट को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा इसने कहा नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट क्या है, जिसको हमने दिमाग वाले चैप्टर में पढ़ा था, देखा देखी, बैंड, कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं क्यों नहीं कर रही, मैं भी करूंगी। दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। क्योंकि हर एक के हाथ में आईफोन है, तो आपकी कम्युनिटी में अभी नहीं करेगी, तो आईफोन की मार्केट करेगी, मैं छोड़ो। ठीक है, बात समझ। आ जाओ, वेट कर लेते हैं। Economies of scale, as a firm produces more of a product, its per unit cost keeps on reducing. So it serves the domestic as well as foreign market. So तो पूरा बेनिफिट हमारे को लगे रहेगा, और प्रॉफिट्स हम ज्यादा कमा सकते हैं। समझ आया इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट इज नेटवर्क इफेक्ट, रेफर्ड टू द वे वन पर्सन वैल्यू द थिंग एंड अदर्स ऑल्सो वैल्यू इट बिकॉज यू आर वैल्यूइंग इट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक है, आगे थॉट। Consumers like more choices, but they also want products which have high utility, ठीक है, and which they obtain from network. For example, mobile app like WhatsApp, MS सॉफ्टवेयर, या फिर जो भी सफारी, कुछ भी कह लो, गूगल, क्योंकि हर कोई यूज कर रहा है आजकल। चैट जीपीटी ऑलमोस्ट सबके फोन में इंस्टॉल्ड है, नहीं है तो यूज तो कभी करा होगा, सुना तो होगा, या कभी जब अपना यूज करोगे अभी, बाद में तो जरूरत पड़ने वाली है बहुत सारी, उससे हेल्प्स मिलती है, प्रेजेंटेशंस वगैरह, मैसेजेस, नोटिस वगैरह, उससे जो भी चाहो वो ड्राफ्ट करा सकते हो, बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो बच्चा, ये जो है क्योंकि ट्रेंड उसकी तरफ इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो अगर आपके पास नहीं है तो लोग कहते हैं यार तूने चैट जीपीटी नहीं देखा, तूने यूज नहीं किया कभी। जैसे पहले के जमाने में ऑर्कुट होता था एक बारी, वो तो शायद तुमने देखा ना हो, हमारे टाइम पे जब हम बहुत छोटे थे, मतलब व्हेन आई वाज योर एज, तब ऑर्कुट नाम की एक कहानी होती थी, लाइक इट वाज मोर लाइक फेसबुक। तो एवरीबडी हैड एन अकाउंट ऑन ऑर्कुट। फेसबुक वाज अ न्यू थिंग फॉर एट दैट टाइम, तो सबने फिर उस टाइम पे एकदम से ऑर्कुट छोड़ के फेसबुक यूज करना शुरू कर दिया। फिर व्हाट्सएप आया, स्काइप, है ना, फिर उसके बाद अब ये जूम आ चुके हैं इतना ज्यादा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें ये जो आ रही है फैशन में, और हर कोई इस्तेमाल करता है, और मैंने कहा आजकल के टाइम में गूगल एआई या चैट जीपीटी। ठीक है, एआई देखा अभी मैंने सुना तुमने कि ये जो एआई है ये और ज्यादा डेवलप हो गया, इट्स अब ये टॉकिंग उसमें भी आ गया है, मतलब बिल्कुल ही फ्रेंड बन गया है तुम लोगों का। चलो मैं तुम्हारे को 2 मिनट एक बात बता देती हूँ, जैसे कुछ लोग जैसे
आ जाओ, बेनिफिट्स देखेंगे। वजह बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, सबसे पहले तो जिस काम में भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली, आउटपुट इंक्रीज होगा, तो बच्चे अपने आप क्या होने वाले हैं कि आपके प्रॉफिट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेंगे। सो फर्स्ट देखो, पावरफुल स्टिमुलस टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ बेनिफिट्स आते हैं। क्वांटिटेटिव कैसे? क्योंकि मेरे पास ज्यादा गुड्स आए, मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसकी वजह से बच्चे मेरे को अपने लेबर भी डिवाइड करना पड़ रहा है। लेबर की डिविजन के साथ मेरे पास हमेशा एक बेनिफिट आता है, दैट इज स्पेशलाइजेशन, विच लीड्स टू व्हाट? इंक्रीज इन क्वालिटी। नंबर वन, समझ आया? एंड इवन क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। नंबर टू, एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। एफिशिएंट मतलब बेस्ट, डिप्लॉयमेंट मींस यूज, के किस जगह पे मैंने लगाना है अपनी रिसोर्सेज को। तो अगर से सपोज मुझे पता है कि मैं 1 घंटे में शर्ट ज्यादा अच्छे से बना पा रही हूँ, तो मैं अपनी सारी लेबर कहाँ लगाऊंगी बच्चे? शर्ट के मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, सो इससे बच्चे हमारी ग्रेटर यूज ऑफ नेचुरल ह्यूमन एंड, देखो अब मेरे को पता है कि मेरे को ये काम करना है, तो मैं सारा लेबर, अपनी कैपिटल, अपनी रिसोर्सेज ऐसी जगह पे लगाऊंगी जिसमें मैं बल्क प्रोडक्शन करके मार्केट को टैप कर सकूं, ठीक है। तो एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट हो रही है। ओके, सो इससे इट टेंड्स टू डिक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ डोमेस्टिक मोनोपोलीज। क्यों बच्चे? क्योंकि मैं और कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करूंगी, और कंट्रीज मेरे यहाँ पे आके गुड्स बनाएंगी, तो अपने आप कंपटीशन होगा, समझ गए? सो वो भी अच्छा ही है, इट इज हेल्थी। Trade provides access to new markets. Obviously, if something that you are not able to procure from your in Indian market or domestic market, तो क्या होता है कि बाहर के आप फॉरेन गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स भी खरीदते हैं, बाहर से गुड्स अपने लेवल पे भी इंपोर्ट करा सकते हैं। यस, और वो भी competitive प्राइसेस पे। दिस रिफ्लेक्ट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड लोअर प्राइसेस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, इंटरनेशनल ट्रेड नेसेसिटेट्स यूज ऑफ ऑटोमेशन, supports technological change, stimulates innovation and facilitates greater investment in R&D and produces, देखो यार सीधी सी बात है, अगर मुझे बाहर की कंट्री के साथ compete करना है, तो मुझे टेक्नोलॉजी बढ़िया चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो किसी और ने कभी प्रोड्यूस ना की हो, या उसमें और बढ़िया फीचर्स देके बेचूंगी, इनोवेशन लाऊंगी। इनोवेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स मेरी इकोनॉमी में होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये सारे बेनिफिट्स अपने आप आते हैं, अपग्रेड होती है ना मेरी इकोनॉमी पूरी, ठीक है। नेक्स्ट, इनोवेटिव सर्विसेज। अब गुड्स की तो बात कर ली, सर्विसेज भी तो आएंगी, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग और योर आईटी, इन सब में भी अपग्रेडेशन होगी, हाँ या नहीं? सब कुछ आजकल ऑटोमेटेड है, ठीक है। सो इनोवेटिव सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, ये भी बढ़ती है, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे बैठे यू कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट्स पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड ओनली ना। ट्रेड जो है, पहले बच्चे, पहले ट्रेड जो है सिर्फ और सिर्फ लेना देना। देखो जब हम गैट पढ़ते थे, मैंने आई थिंक हमारा रेफरेंस भी था, तो गैट में जो आपका था वो कहता था ओनली गुड्स। फिर आया WTO, प्लस टू में पढ़ा होगा, WTO आया जिसने कहा कि भाई सिर्फ गुड्स नहीं, इवन सर्विस, ठीक है। तो सर्विसेज भी इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी इंक्लूडेड है, तो उससे और बेटर करूंगी ना अपनी सर्विसेज, हाँ ही नहीं? हाँ, आज मैं चाहूँ, मैं यहाँ पे बैठे बैठे बाहर के बच्चों को दूसरी मतलब किसी भी कंट्री में पढ़ा सकती हूँ, यस, ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Next, for emerging economies, improvement in quality of output and of goods and services, superior products, finer labor and environmental standards, etc., enhance the value of their products and enable them to move up with the global value chain. अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, ईएमई में है ना, अभी पढ़ा था, है ना। इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए बच्चे, हमारे लिए अगर हमारे को compete करना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम अपनी क्वालिटी अच्छी करें, सर्विसेज बेटर करें, ऐसी चीजें करें जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें, हाँ या नहीं? तो अगर हम इतनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स एट गुड प्राइस एंड ऐसी चीज जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बेचने शुरू करेंगे, तो क्या हम ग्लोबल चेन में एक पार्ट बन जाएंगे, ग्लोबल पार्टनर बन जाएंगे कि नहीं? इसकी बात कर रहे हैं, तो इंडिया है ग्लोबल पार्टनर, यस। ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट्स,
एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करेगा बच्चे। अगर और मार्केट आपके सामने खुलेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज की डिमांड है, तो आप अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से चेंज कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर देंगे, तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होगी। हाँ या नहीं? ज्यादा वेरायटी होगी तो ज्यादा माल बिकेगा। ठीक है। देन ट्रेड कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बच्चे अगर यहाँ पे बैठे, सिर्फ गुड्स ही नहीं, रादर सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट होता है। अगर किसी की बाहर की कोई टेक्नोलॉजी है, मुझे उसको खरीदना है या यूज करना है, तो मैं क्या टेक्निकल नो हाउ परचेज कर सकती हूँ? बिल्कुल। उससे क्या होगा बच्चे, मेरे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी। कोई भी मैं मशीन लेके आ रही हूँ बाहर से, यहाँ पे हमने इंस्टॉल करी बच्चे, उसको यूज करने के लिए डायरेक्शंस कोई ना कोई समझाने आएगा, या मेरे सामने पेम्फलेट या कोई वीडियो आएगी, जूम थ्रू कॉलिंग होगी, और मेरे आसपास के जो एम्प्लॉयज हैं मैं उनको भी समझाऊंगी, ट्रेन करूंगी, तो क्या उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रही है, इसमें डेवलपमेंट हो रही है ना, ट्रेनिंग मिल रही है, हाँ या नहीं? तो वो भी है। स्ट्रेंथन्स बॉन्ड बिटवीन द नेशंस टू प्रमोट हार्मनी एंड कोऑपरेशन, यस और नो? ये भी बेनिफिट है ही है ना आजकल, क्योंकि हम आज के टाइम में क्या इंटीग्रेटेड पार्टनर्स हैं, तो हमारे क्या एक बेटर वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस, यस और नो? हाँ। हर एक के बीच में हर कोई देखो अभी, जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो और नेशंस भी कंसर्न थे, यस, और कंट्रीज भी कंसर्न थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ पे इन्होंने लड़ाइयां शुरू कर दी तो हमारा ट्रेड भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत बड़े तादाद पे एक मेजर प्लेयर है इंटरनेशनल मार्केट में, यस। तो उनको पता है कि अगर ये कर दिया तो हमने जो यहाँ पे एफडीआई करी हुई है, जो उनकी स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश होगी, हमारी यहाँ पे जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं वो फ्लॉप होंगी, हाँ या नहीं? रिटर्न्स हमें कुछ आने नहीं वाले, हम बाहर निकाल भी नहीं पाएंगे पैसे, क्योंकि इस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएगा इंडिया, हाँ या नहीं? हाँ। और उसके अलावा बच्चे ये कुछ खरीद बेच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका मेन फोकस कहाँ आ जाएगा? ओनली वॉर में। तो ये वाली बात है। तो इस वजह से हर कोई, क्योंकि हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, हर कोई उठ के आया, यूएनएससी के मेंबर्स आए उठ के कि लड़ाई मत करो, लेट्स स्टॉप इट। एवरीबडी वांटेड द सेम थिंग ही ओनली ना। हाँ। तो ये वाली बात है। ओके, सो इससे हार्मनी भी बढ़ती है, पीस भी बढ़ता है। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? कह रहे हैं इनका एक क्रिटिसिज्म ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम्म, उनके पास क्योंकि हर चीज बेटर होती है ना, सस्ते में बना पाते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़िया है, तो वो ना ज्यादातर हम एक्सपोर्ट ही करते हैं, हम उनसे इंपोर्ट ही करते रह जाते हैं, तो नेट गेन्स जो आते हैं वो हमेशा बाहर के देश को होंगे, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज को वो बेनिफिट्स नहीं होने वाले। ठीक है। So international trade is not equally beneficial to all the nations. Potential unequal market, disregard the fair trading system may amplify the differences. ये समझ आ गया ना? मैंने यही बात बोली कि इक्वल बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? डेवलपिंग कंट्रीज को इतना बेनिफिट नहीं है, रादर डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट होता है इसका। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म है। नंबर टू, इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन। बच्चे कह रहे हैं कि अगर से सपोज कोई वर्ल्ड पावर या बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी लाइक यूएस है, वो किसी भी छोटे और किसी देश को, जो कि बिल्कुल ही देखो नीचे रो में आएगा कहीं पे, ठीक है, अगर यूएस कहे कि मैं तेरे यहाँ पे एफडीआई तभी करूंगा, हम्म, फॉरेन ट्रेड में एफडीआई भी आती है, तभी करूंगा जब तू मेरी बात मानेगा। या अगर खुद सोचो कि एक ऐसा नेशन है जो कि बहुत ही पुअर है, वहां पे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है डॉलर्स में, 1,100,000 बिलियन डॉलर्स की, अगर कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा, इट इज अ ह्यूज, वेरी ह्यूज अमाउंट बेटा। वहां पे अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सोचो, तो वो ये नहीं है कि तुम्हारी इकोनॉमी को अपने अंडर ही ले लिया उसने एक तरह से, देखो, हाँ या नहीं? तो तुम मतलब कि एक तरह से उसी के गुलाम हो जाओगे, वो वाली बात कर रहे हैं। एक तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बोल सकते हैं इसको। When underprivileged economies become vulnerable to growing political powers of cooperations globing, वो जो ग्लोबली काम कर रही हैं, डोमेस्टिक एंटिटीज कैन बी इजिली आउटपरफॉर्म्ड बाय फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर ट्रांजिशनल कंपनीज। तो बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके हमारी कंपनियों को दबा ही देंगी, बल्कि रूल्स एंड रेगुलेशन भी उनके हिसाब से ही बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सब्सटैंशियल इन्वायरमेंटल डैमेज भी हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को भी। क्यों? देखो, जब हमारी यहाँ पे से सपोज इंडिया ने भी एफडीआई को अलाउ किया था ना,
ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, तुम्हारे को हम बहुत रिलैक्सेशन दे रहे हैं, हम टैक्स तुमसे कम लेंगे, तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स भी कम लगेगा। उसके बाद तुम्हारे को कार्बन परमिट्स भी हमने ज्यादा दे दिए। तो कह रहे कि वो तो इन्वायरमेंट का नुकसान ही कर रहे हैं रादर, फिर भी आप उनको एवेन्यूज दे रहे हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम रह जाती है। ट्रेड साइकिल्स बचे, क्योंकि वो दूसरी कंट्री के होते हैं, वहां पे अगर रिसेशन आ रहा है तो वो यहाँ पे भी हिट करेगा हमारी कंट्री को। हमने पढ़ा था ना, कंटेजियस है। तो वो वाली बात करें, कह रहे ट्रेड साइकिल्स एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक क्राइसिस इन अदर कंट्रीज आर, हमारी कंट्री को भी वो इम्पैक्ट करेंगे। ओके, देन रिस्क डिपेंडेंस ऑफ अंडरडेवलप्ड कंट्रीज ऑन फॉरेन नेशन impairs इकोनॉमिक ऑटोनॉमी एंड endanger their पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी। जैसे ऊपर मैंने कहा था कि वहां पे तो सिर्फ अंडर प्रिविलेज की बात करिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर से सपोज कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसकी क्योंकि डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, तो क्या वो तुम्हारी उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड डिपेंडेंस सब कुछ होगी कि नहीं होगी? सो जिस वजह से बच्चे हमारी वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन होता है और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। Too much export orientation may distort actual investments away from the genuine investment need of the country। अब हमारी कंट्री में हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमारे को पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, रैदर एक्सपोर्ट्स पे पैसा लगाए जा रहे हैं या बाहर की कंट्री में पैसा लगाए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी खुद की कंट्री की डेवलपमेंट कम हो रही है और हम बल्कि दूसरों को अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहे हैं, अपना पर्सनल और दूसरों के लिए, कंट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। Next, lack of transparency and predictability in respect of many aspects of trading partners again can risk which are associated with changes in the policies of that country only। तो अगर बाहर की कंट्री की पॉलिसीज वगैरह इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, वैसे तो ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि WTO के मेंबर है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है उसमें, बहुत बड़ी बड़ी ट्रीटीज होती है जिनको हम साइन करते हैं। बट कह रहे कि अगर ऐसा कुछ ऐसे सपोज WTO ना हो, तो हमें क्या पता उस कंट्री के अंदर चल क्या रहा है, झूठ पे छूट भी कर सकते हैं। चलो अब ये सोचो, चाइना है, ठीक है, उसने ट्रेड के बारे में तो नहीं, बट उसे कोविड के टाइम पे छुपाया। इंटरनेशनल ट्रेड में बच्चे कैपिटल, ह्यूमन, सबका ट्रैवल है कि नहीं है? अब वहां से इंसान आते जाते रहे, गुड्स आते जाते रहे, जिसकी वजह से कोविड और देशों में भी फैला। वो प्रॉब्लमैटिक है कि नहीं है? उस तरह का चैलेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल गुड्स एंड सर्विसेज का तो एक्सचेंज क्लियर है, उसके लिए तो प्रॉपर बायलॉज है। पर इन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचे वो WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं इन्फॉर्म किए, और वो फैलते WTO के तहत गए। प्रॉब्लम, ठीक है जी। सो दिस सम्स अप आवर फर्स्ट यूनिट। आई इवन वांटेड टू कंप्लीट सेकंड, बट आई थिंक मैथ्स की क्लास है अभी।